आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं विद आंसर। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके देखते हैं या बहुत फास्ट करके देखते हैं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और जो मैं बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो भी आप लोगों से मिस हो जाएंगी। तो हेलो एवरीवन, मेरे चैनल का नाम है योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक जो कि है मैकेनिक्स, उसके यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। उसमें सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक मिल जाएगा और इस यूनिट के डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन कैसे करोगे जब आप लोगों को थ्योरी पता होगी, कॉन्सेप्ट पता होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे, तभी तो आप लोग मैथ का पढ़ोगे ना। क्योंकि ये केमिस्ट्री तो है नहीं कि आपने एमसीक्यूज रट लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, देन आप लोगों को करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 2 पूरा डिटेल से अच्छे से देखिए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स को मिला लीजिएगा और आप मुझे कॉमेंट करके ये बताइएगा एग्जैक्ट डेट आप लोगों की मैथ्स के पेपर की क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना गलत भी कॉमेंट कर देते हैं, ठीक। और यूनिट नंबर 2 का डिटेल लेक्चर देखने, देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। और आप यूट्यूब पे ये भी सर्च कर सकते हैं बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा तो मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होगी सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट कराती हूँ, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस बुक से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ ना, उस बुक के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे जाते और एज इट इज़ पूछे भी गए हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ये भी बताते हैं कि आप जैसा पढ़ाती हैं सेम टू सेम वैसा ही एग्ज़ाम में आता भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन अ प्रॉब्लम ऑन वर्चुअल वर्क, मतलब वर्चुअल वर्क के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे। अ बॉडी इज गिवन बाय अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बॉडी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करिए वर्चुअल वर्क का, ठीक। इन विच अल्फा चेंजेस टू अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा इफ द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, ठीक, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ टी इज। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आप लोगों को जब वर्चुअल वर्क पढ़ाया था ना उसका न्यूमेरिकल कराया भी हुआ है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल करा हुआ तो अच्छे से हो जाने वाला है। ऐसे ही देख रहे हैं तो आप लोग आंसर रट लीजिए, क्योंकि ऐसे तो समझ में आने भी वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक, 2w प्लस 4w tan अल्फ़ा। और मैंने बताया भी हुआ है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन बताया भी हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट टी इन अ रॉड लेंथ एल एज्यूम एक्सटेंसिबल इज गिवन बाय। कह रहे हैं वर्चुअल वर्क डन निकालना है, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। बाय द थ्रस्ट टी, मतलब जो थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि रॉड में क्या लगता है, रॉड में थ्रस्ट लगता है और स्ट्रिंग में टेंशन लगता है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आपने लेक्चर्स देखा नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करिए ना। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उतना फास्ट मेरे तक पहुंच जाएगा वीडियोस, मतलब आपके कमेंट्स पहुंच जाएंगे और मैं उस कमेंट्स को रिप्लाई भी कर सकूंगी, ठीक। तो इसमें कह रहा है जो मैंने बताया हुआ है कि वर्चुअल वर्क डन किसी थ्रस्ट, मतलब वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट टी इन अ रॉड ऑफ लेंथ एल, मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसमें जो थ्रस्ट हो रहा है उसका वर्चुअल वर्क डन कितना होगा, इसको मैंने बताया हुआ है। और ये कैसा है, एज्यूम कर लो एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल नॉन एक्सटेंसिबल के लिए भी मैंने बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला प्लस टी डेल्टा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट इज एज फॉलोज, मतलब इसमें भी वर्चुअल वर्क निकालना है बाय द रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस है और उसका जो
किसी बॉडी इज इन कांटेक्ट, मतलब वो जो बॉडी है वो कांटेक्ट के साथ है, तो उसका वर्चुअल वर्क डन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, कि कैसा आएगा इसका वर्क डन। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालना है क्योंकि एग्जैक्ट इसमें क्वेश्चन में इस तरह की तरह इक्वेशन नहीं दी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। ऐसा जो वर्चुअल वर्क डन निकालना है जिसमें क्या स्मूथ सरफेस दिया गया हो और जो बॉडी है उसके साथ कांटेक्ट में हो, तो उसका जो वर्चुअल वर्क डन आता है वो ज़ीरो आता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेगेटिव होती है एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की, अगर आपका नॉन एक्सटेंसिबल होती तो वो पॉजिटिव हो जाती। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर डज नॉट कोलाइड विथ इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब जो कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सॉलिड स्फीयर की, वो ज्योमेट्रिक सेंटर से कोलाइड नहीं करती। द स्फीयर रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल होता है। मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये बताना है, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टेबल कैसा होता है, अनस्टेबल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कराई हुई है। तो डिटेल लेक्चर देखा है तो सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा और डिटेल लेक्चर्स भी 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि और भी क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं तो आप लोगों के हो जाए। ठीक, अगर आप लोगों को और भी एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व लीजिए ना, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न कैसे ही डिसाइड होता है कि आपका अगर बहुत सालों से क्वेश्चन पेपर आ रहा है कि आपका एमसीक्यूज पेपर होना है, तो आप लोग 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब खोजिए, ढूंढिए कहाँ है, तो उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को अच्छी कमांड हो जाएगी। बाकी जितने क्वेश्चन बताए तो उसको तो प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सपोज अ बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर बॉडी विच इज फिक्स्ड एंड द पोर्शन ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव रेडियाई ऑफ कर्वेचर रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली। कराया हुआ है मैंने। लेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बी अ हाइट h, इसका लिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता था, देन द इक्विलिब्रियम अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज, इसका आंसर क्या होता था, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर होता था 1/h लेस देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द कैटनरी के लिए y इज इक्वल टू सी कॉज x अपॉन सी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाला। s इज इक्वल टू सी साइन h अपॉन मतलब सी साइन h और x बाई सी, मतलब देखिए कैटनरी है, इसको सॉल्व करना था, तो देखिए कॉस हाइपरबोलिक h का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक s हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं, बाकी मैंने आप लोगों को कैटनरी कैसे सॉल्व करते बताया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर द कैटनरी y इज इक्वल टू सी कॉस h x अपॉन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, x इज इक्वल टू सी लॉग y प्लस x अपॉन सी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटनरी, जो पॉइंट होगा कॉमन कैटनरी का वेयर टेंजेंट एंड हेंस द टेंशन इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके बार बार सॉल्व कर लीजिएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैटनरीज आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो कैटनरीज इक्वल कब होगी, इक्वल तब होगा जब उसका पैरामीटर इक्वल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटनरी इज, मतलब कैटनरी के किसी भी पॉइंट का जो टेंशन होता है वो W और Y होता है। ठीक, द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटनरी इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है और कैटनरी में पूछा जाता है, तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि कैटनरी कॉमन कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा S इज इक्वल टू सी tan phi। तो मैंने आप लोगों को 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बता दिया है, बाकी आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स देखना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन तब
कब प्रोवाइड करूँगी, जब आप लोग इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स करते हैं तो मैं आप लोगों को समझूंगी कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं, समझदार हैं, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कोई डाउट होता है तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग बता भी सकते हैं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर कर देता है तो काफ़ी बच्चों तक पहुँच जाएगी ये वीडियो और उनकी भी मदद हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।